हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक। ये टॉपिक इस बार कुरुक्षेत्र मैगजीन में लिया गया। कुरुक्षेत्र नाम से ही जैसा फेमस है, ऐसा लगता था कि पुराने जमाने में सारे राजाओं ने एक जगह फिक्स की गई थी कि लड़ाई यहीं करेंगे, कुरुक्षेत्र में। हालांकि यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक पब्लिकेशन है, हम कह सकते हैं कि एक जो जर्नल है, और ये हमें बताता है कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रही है, और अभी तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं क्योंकि हर कोई अभी तप रहा है। हर कोई जो भी जहां है वो इतना टेम्परेचर फील कर रहा है जो उससे पहले नहीं फील किया गया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं देहरादून में हूं और यहाँ पे टेम्परेचर 40 से ऊपर जा चुका है, 42 43 तक पहुंच रहा है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। 40 तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था। इस साल हमने देखा कि 2 या से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर है। और उसके बाद आप देखते हैं, जब वेदर देखते हैं तो उसमें बताता है कि 42 डिग्री सेल्सियस तो है, बट इट फील्स लाइक 44। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जगह से हैं और वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या चल रहा है, और इसी से आप समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब ग्लोबल वार्मिंग तो ये चल रही है, ये हम समझ रहे हैं, बट जब हम कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम कैसी बात करते हैं कि देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जब UNFCCC की मीटिंग्स होती हैं COP में, AC कमरे में बैठ के क्लाइमेट बचाने की बात करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि आज के टाइम पे कोई चीज हमारी जरूरत भी हो गई है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। अगर मैं कहूँ कि आज सारे AC बंद हो जाने चाहिए क्लाइमेट बचाने के लिए, तो आपको पता कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं बच पाएंगे। और हम एनवायरमेंट भी इसीलिए बचा रहे हैं ताकि हम बच पाए। अल्टीमेटली दोनों चीजों को बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है, और ये सारा बैलेंस आपको इस कुरुक्षेत्र मैगजीन के इश्यू में समझ आ जाएगा। अब आप देख ही रहे हैं कि इस बार हमने देखा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हुआ, 40 डिग्री 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है, और कैसी कैसी कंडीशन है ये हम देख रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात सारी चीज में क्या होता है, देखिए, लाइट की डिमांड बढ़ती है। अल्टीमेटली गर्मी बढ़ रही है, लाइट की डिमांड बढ़ रही है। लाइट की डिमांड बढ़ रही है, लाइट कैसे जनरेट हो रही है? ग्रीन तरीके से तो नहीं जनरेट हो रही है, कोल से सबसे ज्यादा लाइट जनरेट हो रही है। तो अल्टीमेटली फिर से क्या हो रहे हैं? इमिशंस। ओके, तो हम जब ये कहते हैं ना ईवी एक सोल्यूशन है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको ये भी समझना है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई बहुत ग्रीन तरीके से जनरेट नहीं हो रही है, उसमें भी बहुत इमिशंस हैं। सिमिलरली हम कहते हैं कि सोलर एनर्जी, तो सोलर पैनल में भी इमिशंस हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि सोलर पैनल पे अगर हम आ जाएंगे तो एक बार इमिशन होंगे, आगे के लिए बच जाएगा। तो डेफिनेटली हम कंपेरेटिवली बेटर सोल्यूशन देखते हैं। तो ये जो कंपेरेटिवली बेटर सोल्यूशन देखना होता है, इसी को हम कहते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। हम दो वर्ड यूज करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे हम मैक्सिमम टाइम ये वर्ड यूज होते हैं, और कई बार दिखते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी में तो हम ये कहते हैं कि भाई जो सिस्टम है वो है अभी एग्जिस्टिंग, बस उसमें हम थोड़ी एफिशिएंसी बेटर करते हैं। जैसे अभी AC तो है ही, बट हम ये कोशिश करेंगे कि 5 स्टार AC लेकर आए ताकि उसकी एनवायरनमेंट के लिए एफिशिएंसी अच्छी हो। उसकी स्टार रेटिंग के बेसिस पे आप सभी को पता है कंजम्पशन कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो उसको हम कहते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे। अब अगर हम सिस्टम ही चेंज करने की बात करें और ऐसे सिस्टम जनरेट करें जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, सस्टेनेबल है, उसको हम कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों वर्ड को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया और अगर आपको किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, और ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें अब आप देखिए, जू एनिमल कूल ऑफ विद आइसक्रीम एंड फ्रोजन मीट, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये सिचुएशन हर साल रिकॉर्ड तोड़ होती जा रही है। अब कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन की पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं टूटता है, और हम इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अगर आप IMD या फिर WMD की डेटा देखेंगे, लास्ट ईयर 365 डेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे कहीं ना कहीं। जैसे आप देख रहे हैं मॉनसून आया नहीं कि केरला में बाढ़ आ गई, तो ये क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम पे चीजें हो रही है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा बारिश। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस बार का जो इशू है वो इससे काफी सारा रिलेट करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आज के टाइम पे हर किसी को क्लाइमेट चेंज का कंसर्न उतना है जितना होना चाहिए? देखिए, कोविड का कंसर्न हर किसी को था क्योंकि सामने सामने सारी चीजें होती दिख रही थी। क्लाइमेट चेंज में सारी चीजें सामने होते नहीं दिख रही, इसलिए आधे लोगों को पता भी नहीं है और आधे लोग समझना भी नहीं चाहते। कोई कई बार ये भी कह देते कि नहीं, ये सब तो वेस्टर्न की चीजें हैं, ऐसा चीजें हैं, वैसे चीजें हैं। बट अगेन हमको ये समझना है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम कितने अच्छे से समझते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। इस बार का है टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजीज,
UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, जिसकी हर साल मीटिंग होती है, जिसमें सारी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, और लास्ट ईयर COP28 हुई थी, और अभी भी आप देखेंगे कुछ कुछ इश्यूज पे चीजें चल ही रही है। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे डिस्कस करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं UNFCCC और COP की चीजों का एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुरुक्षेत्र डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो डिस्कस करेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी अ वे फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। अब आपको समझ आ गया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है। ग्रीन टेक्नोलॉजी जब भी हम बोल रहे हैं, मतलब ऐसी नई टेक्नोलॉजी या ऐसी नई सिस्टम या ऐसी प्रोसेसेस जहां पे एनवायरमेंट सस्टेनेबल चीजें होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात के साथ सारी चीजें होंगी, इमिशंस मैक्सिमम मिनिमम हम करेंगे। सो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? Creation application product system framework that aim to protect environment, reduces greenhouse gases, promotes energy efficiency and uses the natural resources responsibly। और इसी को हम sustainability कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल जैसे आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है ना, हाइड्रो। डेफिनेटली इनको बनाने में कुछ ना कुछ तो हमारा इमिशंस होते ही है, बट अगेन हमको ये है कि लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट होगा, जो होगा एक ही बार में इमिशन होगा, बट उसके आगे बेनिफिट। एनर्जी इफिशियंसी में आप देखेंगे LED की लाइटनिंग है ना, ये देखिए यहां पे हमने वर्ड क्या लिखा, एनर्जी इफिशियंसी। तो यहां पे क्या एनर्जी तो यूटिलाइज हो रही है, बट उसको इफिशिएंटली हम करेंगे एलईडी। पहले हमारा 100 वाट का बल्ब होता था, फिर हम CFL लेकर आए, अब हम एलईडी लेकर आए। स्मार्ट ग्रिड्स हैं, एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस हैं। एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार की चीजें लेनी चाहिए डेफिनेटली, बट जब हम एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं, 3 स्टार का एसी अगर 38,000 का है तो 5 स्टार का एसी 45,000 का होगा। एज अ कस्टमर हम देखते हैं सस्ता हमको 3 स्टार पड़ रहा है, और हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वहां पे, हम उसमें देखते हैं कि कितना एनर्जी की रेटिंग है। तो उसमें होगा कि अगर वो 848 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो ये सिर्फ 750 या फिर 100 या 150 या 200 यूनिट्स का डिफरेंस रहता है। हमको लगता है यार इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 3 स्टार ही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे पैसा भले ही कम होता है, बट नुकसान ज्यादा होता है, और इफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, ये सारे क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स है। ग्रीन बिल्डिंग्स है, सस्टेनेबल मटेरियल, एनर्जी एफिशिएंसी डिजाइन, या फिर ग्रीन रूफ्स। ग्रीन रूफ्स का देखिएगा कभी आपको अगर मिले, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजी के? भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने आपसे बोला कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी हम कहते हैं कि हम अपने जो कोल टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है, उससे हम सोलर पे जाएंगे, तो आपको पता है कि सोलर पैनल की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसमें रिकरिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होती है जिसकी वजह से चीजें रुकती हैं। इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन हमारी एग्जिस्टिंग चीजें, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, पहले पेट्रोल या डीजल ही यूज होता था गाड़ी चलाने के लिए, फिर बीच में CNG आया। अब CNG आया तो सबको पता है कि भाई अगर गाड़ी में CNG फिट करना है तो आपको अपने पीछे डिग्गी में CNG का पूरा पूरा किट फिट करना पड़ेगा। अब वो क्या है, एडॉप्शन के लिए डिफिकल्टी, क्योंकि आपका जो लगेज का स्टोरेज था वो पूरा गया। अब क्या है, अगर मेरे पास गाड़ी है, मैंने को 4 साल हो गए, मैं सोचता हूं कि यार इसकी जगह अगर मैं EV, तो मुझे क्या है, पूरी की गाड़ी नई लेनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड करें। रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेशन या हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कई बार आड़े आता है। कई सारी चीजों में हमें चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ है। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में कितनी जागरूकता है और एक्सेप्टेंस कितना है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो मैंने भी आपको AC का कंपैरिजन भी बताया, हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उसको, पैसे बचाने के। लोग अभी उसको, कोई भी उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा कि इससे एनवायरनमेंट को कितना बेनिफिट हो रहा है, वो देखेगा मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, ये तो है ही। देन लाइफस्टाइल चेंजेस, हम अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज करें। देन ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर क्लीन एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पे देखें, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस करंटली अकाउंट फॉर 29% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये सिर्फ 29% ही कर रहा है ग्लोबली। तो मतलब यहां पे कितना ज्यादा अभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्कोप है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे, एज ऑफ द एंड ऑफ 2023 रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी कितनी है, 3870 गीगावाट। और इसमें सबसे ज्यादा सोलर अकाउंट करता है, फिर हाइड्रो पावर एंड द विंड एनर्जी और अदर रिन्यूएबल एनर्जीज। तो यहां पे हमारे पास अभी बहुत सारा स्कोप है।
हालांकि हमारे पास कई सारी चीजों में कई बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, जैसे खासकर हाइड्रो पावर में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में मैंने बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स देखे हैं जो लैंडस्लाइड या उनकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए। और खराब होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक हाइड्रो पावर प्लांट्स में थाउजेंड्स करोड़ रुपीस लगते हैं और फिर वो अचानक से एक ही आपदा में खराब हो जाता है। तो उसके अलावा जो हमारे पास है जिनको आगे बूस्ट कर सकते हैं, विंड पावर है, सोलर पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर ना। न्यूक्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है, बट अगेन कंट्रोल करने का चक्कर उसमें रहता है। एनर्जी स्टोरेज, बायो एनर्जी, जियो थर्मल हीट एंड जियो हाइड्रोजन, तो ये सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। देन रूरल कम्युनिटीज में भाई सबसे बड़ा इशू है ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर आप देखेंगे जो बीच में स्वच्छ भारत अभियान, जिसको हम एसबीएम बोलते थे, एसबीएम प्लस, ये सारी चीजें आई थी फेज 1 फेज 2। वो उसमें क्या था, पहले तो था कि सबके घर में शौचालय होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए। उसके बाद आया सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट को भी अगर हम इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो एम्ब्रेसिंग ग्रीन वेस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो उसके क्या क्या तरीके देखिए। कंपोस्टिंग, जो ऑर्गेनिक हमारा मटेरियल है उसको, बायोगैस जनरेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं बायोगैस जनरेशन में, तो हमको बायोगैस इज सब्स्टिट्यूट फॉर द एलपीजी, तो वो हमारी गैस बचेगी। वेस्ट टू एनर्जी, जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम एनर्जी बनाने के लिए यूज करें, चाहे फिर वो हम पराली की बात करते हैं ना, जिसको जलाने से इतना धुआं हो जाता है और दिल्ली अंधकार में चली जाती है। बेनिफिट्स क्या है, एम्पावर द रूरल कम्युनिटीज, एनवायरमेंट सस्टेनेबल होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। पहले पराली जला दी, फायदा क्या हुआ, एनवायरमेंट को भी नुकसान हुआ, पैसे तो कुछ मिले नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है भाई देखो आप कंपोस्ट से बनाओ या ये कुछ बना लो जिससे कि आपको भी पैसा मिले, एनवायरमेंट भी बच जाए, तो दोनों को बेनिफिट है। क्लाइमेट रेजिलियंस है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, लोगों को भी एंगेज हम कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है तो वो लोग वहां पे एंगेज हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, खासकर वेस्ट मैनेजमेंट में। अब देखिए एग्रीकल्चर की हम जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में आप देखिए ना, सबसे पहले जो अभी तक है जिसको हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कह रहे हैं, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कौन सा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस समय हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था, अनाज नहीं था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत जरूरी था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे हम खाद्यान्न संपन्न हुए, फूड ग्रीन हम कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट हुए, सस्टेनेबिलिटी हमारे पास आई, बट वो एक बहुत हैवी कॉस्ट के साथ आई। और आज आप देखेंगे बहुत मेजर रोल होता है इमिशंस में एग्रीकल्चर का। क्यों होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितना हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसके बनने में, उसको यूज करने में हर जगह इमिशंस होते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है ये बिल्कुल भी हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है और इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट रहती है। न सिर्फ इतनी, बल्कि आप देखेंगे मिट्टी में हम केमिकल डाल रहे हैं, मिट्टी के जो माइक्रोफ्लोरा फोना है वो खत्म हो जाता है, पॉलिनेटर्स गायब हो गए, साइलेंट स्प्रिंग वाली चीजें आप समझते हैं, ये बुक आपने पढ़ी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी है जिसकी हमको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब उसके लिए क्या आता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है। आप देखेंगे पिछले 2-3 बजट से अगर एग्रीकल्चर बजट को आप ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट नई स्कीम की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सारे कंसेप्ट पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने की वजह गवर्नमेंट लेके आई पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम क्या है भाई, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी बचाइए, उतना पैसा स्टेट को दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा, बाकी फिर आप उनको आगे फर्दर चीजों को बढ़ाइए। इसके साथ साथ नैनो सारी चीजें यूज होने की, ताकि इतना बल्क में केमिकल्स यूज ना करने पड़े। आप समझ रहे कि गवर्नमेंट कैसे अल्टरनेटिव वेज को प्रमोट कर रही है। तो वही एक तरीका है जो एक बैलेंसिंग एक बन सकता है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिनको हम साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री है। अब हम कहते हैं कि केमिकल्स अगर हम नहीं डालेंगे तो इंसेक्ट कैसे बचेंगे, हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज को हम यूज कर सकते हैं जहां भी जरूरत है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जरूरी नहीं है कि हम खुले खेत में ही सारी चीजें करें। आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर इटली या फिर बाकी कंट्रीज हैं जो काफी ज्यादा आगे जा चुकी हैं, तो उसको न्यू टेक्नोलॉजीज को, जैसे हम कहते हैं स्मार्ट इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, क्यों हमें हमेशा फ्लडिंग करनी है खेत में, हम सीधे ड्रिप इरिगेशन को या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर स्मार्ट इरिगेशन को यूज करें, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करें, फर्टिलाइजर से लेके जहां तक भी वो हो सकती है। ओके, सो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अभी क्या है, हमने फर्टिलाइजर डाला खेत में, ऐसे ही पानी ऐसे ही डाला, कहीं से कहीं बह गया। अगर हम सही से यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, और यही चीज होगा, देखिए सबसे ज्यादा खर्चा किसान का फसल उगाने में क्यों आता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो महंगे होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब ये सारे क्या है, एडिशनल चीजें हैं।
अगर सोचिए कि केमिकल खरीदने ही ना पड़े तो फार्मर को कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये है इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। देन एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, एक वो हम कहते हैं कि ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, देन इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी, तो ये सारी चीजें रहेंगी ग्रीन एडॉप्शन के, ये सारे बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, देन गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होता है तो इंडिया को काफी बेनिफिट उसमें होने वाला है, गवर्नमेंट उस पर काफी वर्क कर रही है। और ग्रीन एडॉप्शन, ग्रीन हाइड्रोजन विच विल लेड टू द सिग्निफिकेंट डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। और ये कैसे होता है, कैसे वाटर को कैसे स्प्लिट करके हाइड्रोजन को सेपरेट करके हम एनर्जी लेते हैं। सब्सिडी स्कीम्स हैं बायोमास यूटिलाइजेशन के लिए, जो भी हमने देखी। देन NICRA है, नेशनल इनोवेशन ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे सारे इनोवेशंस। ओके, देन ग्रीन क्रेडिट स्कीम है कि वहां उन चीज़ों को बढ़ावा देना जो हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है, सस्टेनेबल भी है, उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम चलाई हुई है। सो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अगर आपको लगता है कि और डिटेल में डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसमें समरी सारी टाइप की चीजें दी रहती हैं, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ चीजें जरूर पता चली होंगी, एटलीस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी का अंतर आप समझ के जाएं तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मॉक टेस्ट, कोर्सेज एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।